हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब भी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने यूजीसी नेट का फॉर्म आउट हो गया उसके बारे में बता दिया है, तो अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। हार्डली अगर आप लोग देखें तो आपका मई, मान लीजिए मई 30 दिन एंड 50 डेज जून, आपका 22 से लेके 30 जून के बीच क्या है, एग्जाम है। तो आपके पास हार्डली अगर देखा जाए तो 45 डेज है। 45 डेज, इसी बीच आपको क्या करना है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से भी अपना दो चार चैप्टर जो भी लग रहा है कि अभी थोड़ा डिले हो सकता है, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से स्टडीज करने का ट्राई कीजिए, उसमें से कंसेप्ट एमसीक्यूज वगैरह ट्राई करो। एंड from my side I will try to complete all the syllabus. If not able to complete, so it is requested to you, please go through the book M Lakshmikant and complete your syllabus by your hard work and study. इसके बावजूद भी मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी तक तो आप लोग का 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग 4 चैप्टर भी बचे हैं और टाइम तो लिमिटेड ही है। थोड़ा मेरे को भी ड्यूटीज़ वगैरह का इश्यूज रहता है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी विल ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस विद इन द 45 डेज। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे मतलब रिलाई मत रहिए, आप लोग थोड़ा सा बुक भी प्रीफर कीजिए। देखिए, मैं तो एज ए एजुकेटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता कि साथ साथ पैरेलल में अपना बुक भी पढ़ता और वीडियो लेक्चर भी देखता। और इसी का रिजल्ट है कि मैंने लास्ट टाइम जब जून 25 का दिया था तो उसमें मुझे मतलब कि हार्डली से 1 मंथ या 2 मंथ का मेरे को टाइम मिला था। उसमें मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया और क्वालिफाई भी किया। और दिसंबर 25 में तो बहुत ही कम, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज वगैरह थी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह थी, नाइट ड्यूटीज थी। उसके बावजूद भी मेरे को हार्डली से मतलब कि फिक्स तो टाइम, एकदम क्लियर टाइम नहीं मिला। ड्यूटी के बाद भी जो टाइम मिला उसमें स्टडीज करके मैंने उसको भी क्वालिफाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जून दिसंबर दोनों के लिए मैंने क्वालिफाई किया है बहुत ही कम टाइम में। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहा कि मैं मतलब थोड़ा बहुत वीडियो लेक्चर जो मतलब मुझे डाउट होते थे उसको वीडियो लेक्चर देखता था और बुक ज़्यादा प्रीफर करता था। तो एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नॉट एज ए एजुकेटर। सो उम्मीद है आप लोग इस पे अमल करेंगे और वीडियोज लेक्चर से आप लोग एमसीक्यूज कंटेंट वगैरह भी देखते रहें, जो डाउट हो उसको भी क्लियर करते रहे, साथ साथ में बुक भी प्रीफर कीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी कंटेंट बचे ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि असर्शन एंड रीजन के ऊपर है। तो रिमेनिंग जो आज का सेशन है देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर अपकमिंग एमसीक्यू। तो जैसा आप लोग को पता है कि ए आपका बोथ ए एंड आर मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बी इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखिए गाइडलाइन से आप लोगों को मालूम है बहुत ही अच्छी तरह से, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये सारे जो अब अपकमिंग एमसीक्यू आएंगे उसके लिए सारा यही देखिए ऑप्शन है। बट यहाँ पे आप लोग को बस असर्शन रीजन दिया है और उसका डायरेक्टली आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखते हैं 62 नंबर असर्शन ए, फ्रांस इज मोर यूनिटरी देन ब्रिटेन। रीजन देखिए, इन ब्रिटेन लोकल गवर्नमेंट इंजॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए राइट है, मतलब कि ए, ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि देखिए फ्रांस इज मोर यूनिटरी देन, देखिए यूनिटरी तो दोनों है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों जगह ब्रिटेन में भी है फ्रांस में भी है, बट फ्रांस क्या है, मोर यूनिटरी है देन ब्रिटेन। तो इसका देखिए जो एक्सप्लेनेशन बता रहा है, इन ब्रिटेन लोकल गवर्नमेंट इंजॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है उनके पास कुछ अपनी अथॉरिटी या ऑटोनॉमी होती है। और जो फ्रांस में है तो फ्रांस में तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ज़्यादा फ्रांस क्या है, मोर यूनिटरी है। तो इसके लिए देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एस ए का। तो यहाँ पे 62 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखिए 63 ए, इन द यूएसए देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। रीजन में देखिए, इन द यूएसए द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर मर्ज इनटू वन इन द प्रेसिडेंसी। पहले तो यूएसए में आप लोग को पता होना चाहिए कि यूएसए में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए
एसर्शन है, ये भी राइट है, और इसका रीजन देखिए करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ये दोनों को मर्ज किया गया है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को, किसमें, प्रेसिडेंसी में। वो क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 63 के लिए भी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर ए, द फ्रेंच सिस्टम इज कॉल्ड क्वासी प्रेसिडेंशियल। रीजन देखिए, द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए अगर आप लोगों को फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब पढ़ाया गया था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर जब पढ़ाया गया था, तो उसमें मालूम बताया गया है कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, क्वासी प्रेसिडेंशियल एंड क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो देखिए क्यों है, द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी प्रेसिडेंशियल एंड क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए यहाँ भी ए दोनों सही है, ए सही है, इसका जो एसर्शन है वो राइट है, और जो रीजन है उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन ए फॉर 64 के लिए। नाउ सी 65 एसर्शन, फ्रांस इज डिस्क्राइब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। रीजन, फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट पावरफुल व्हेन कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट द यूएस एंड यूके। देखिए इसका भी देखिए, फ्रांस क्या है, डिस्क्राइब एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, क्योंकि इसका जो ब्यूरोक्रेसी है, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेसी कहाँ है, फ्रांस में है। अगर अपने काउंटर पार्ट डेवलप्ड कंट्रीज अगर देखें जैसे यूएस एंड यूके, तो फ्रांस क्या है, मोस्ट पावरफुल है किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बात हो रही है, ना कि कंट्री की बात हो रही है। ओके, देखिए एसर्शन क्या है, राइट है, जो रीजन है इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो 65 एमसीक्यू के लिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। नाउ सी 66 assertion, in Britain the executive is a part of the legislature while in the USA the executive is not a part of legislature. Reason, Britain has adopted unitary system while the USA had adopted federal system. देखिए यहाँ पे assertion अगर आप देखेंगे तो in Britain the executive is a part of legislature while the USA executive is not a part of legislature. देखो राइट स्टेटमेंट राइट है, मतलब कि जो असर्शन है आपका राइट है। अब देखते हैं रीजन में क्या बताया गया, ब्रिटेन हैज अडॉप्टेड यूनिटरी सिस्टम, राइट, ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम है, वाइल द यूएसए हैज अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। ये भी स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों राइट है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स पता है ब्रिटेन का, यूएसए का, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। बट देखिए जो असर्शन में दिया गया है स्टेटमेंट, इन ब्रिटेन द एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, है राइट है, वाइल इन यूएसए द एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो ये भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग सेपरेटली राइट है। तो 66 के लिए ऑप्शन बी होगा। सी 68 देखिए, सॉरी 67 नंबर देखिए, असर्शन में, द कैबिनेट इन द यूएसए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। राइट, देखिए जो आप लोग को पढ़ा गया हो कि जो कैबिनेट होता है यूएसए में, वो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है। सो एंड रीजन देखिए, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसए इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। देखिए ये भी रीजन तो दिया गया है और राइट है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो 67 के लिए आपका ऑप्शन बी होगा। नाउ सी 68 असर्शन, नाउ 68 देखिए, द सिविल सर्वेंट इन फ्रांस एंजॉय लिबरल पॉलिटिकल राइट, एस राइट है। देखिए जो आपका असर्शन है तो राइट है। देखिए रीजन क्या है, द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स आर सिमिलर, नहीं सिमिलर नहीं है, ये गलत है। तो देखिए अगर रीजन गलत हो, असर्शन राइट हो, तो उसके लिए ऑप्शन आपका सी होता है। एंड 69 देखिए, असर्शन देखिए, द रेशनलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन इन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज वाज द बेसिक थीम ऑफ द फल्टन कमिटी रिपोर्ट। सी वंस अगेन पढ़ते हैं इसको, The rationalization and professionalization of British civil service was the basic theme of the Fulton Committee report. yes, देखिए राइट है। रीजन देखिए आप लोग को ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि सब सारा अगर लेक्चर आप देखे हो, नोट्स बनाए हो, अगर उसके स्टेटमेंट कंसेप्ट को पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको पढ़ने के बाद। रीजन देखिए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस वर ड्रास्टिकली मॉडिफाइड आफ्टर द फल्टन कमिटी रिपोर्ट। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस वाज वर ड्रास्टिकली मॉडिफाइड आफ्टर द फल्टन कमिटी रिपोर्ट, नहीं गलत है। देखिए तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका राइट है। नाउ सी 70 नंबर असर्शन, फ्रांस हैज ऑर्डिनरी कोर्ट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। राइट, देखिए अब तो आपको पता है फ्रांस में दो कोर्ट होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है।
एंड रीजन देखिए, दिस एग्जिस्ट ए डिस्टिंक्शंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसके कारण देखिए, अगर वहाँ पे दो दो कोर्ट है तो, और उसके कारण क्या है, वहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ऑर्डिनरी लॉ के कारण, तो इसलिए क्या है, देखिए कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप इसके लिए ऑप्शन ए, वैसे ठीक है, ए मान सकते हैं उसको, देखते हैं एमसीक्यू में आपकी बुक में ए राइट दिया है। एंड 71 देखिए, एसर्शन देखिए 71 का, द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो इसको देखो राइट है। रीजन देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ लॉर्ड, नहीं गलत है, देखिए ये गलत है, रीजन गलत है। सो 71 के लिए आपका ऑप्शन सी होगा। नाउ सी 72 नंबर एसर्शन, द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन IRC आर पेकुलियर फीचर्स ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए जो IRC है क्या है, लाइन एजेंसी है, तो क्या है, अगर आप कहीं ना कहीं पता चले तो क्या है, पेकुलियर फीचर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए है, तो उसको आपका देखो असर्शन है, राइट है। रीजन देखते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। हाँ, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, बट इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। बट अगर एब्सोल्युटली बोला जाए तो एब्सोल्युटली नहीं है। बट देखिए कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो सही है, एब्सोल्युटली तो नहीं है, ये भी राइट है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसको आप ऑप्शन बी मान सकते हो। 72 के लिए आपका ऑप्शन बी होगा, मतलब कि बोथ आर इंडिपेंडेंट राइट है। नाउ सी 73 में देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए सही है, आप लोग को बताया हूं मैं। रीजन देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, ये भी सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो 73 के लिए ऑप्शन बी आपका राइट है। सो देखिए अभी आपका रीजन एसर्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है मैचिंग पैटर्न। अब देखिए, क्योंकि अभी टाइम आप हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म आ चुका है, आप लोग को अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो अब मैचिंग एंड पैटर्न का देखते हैं। 74 नंबर देखिए, सी देखिए 74 में देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए ABCD, और इधर लिस्ट 2 में न्यूमेरिक में दिया गया 1 2 3 4, तो इनको मैच करना है। तो देखिए ए में क्या है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, बी सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी, सी सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी, डी सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखिए बताना है कौन कौन सी, यहाँ पे कुछ एजेंसीज के नाम दिए गए हैं, वो स्पेसिफिक कंट्री के स्पेसिफिक एजेंसी है, तो उनको मैच करना है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। देखिए सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, पहले तो इसको देखिए, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ENA, मैंने आपको बताया था ENA सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो इसको बोलेंगे ENA, तो D गोज टू 1। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। एंड देन आपका सेंट्रल पर्सनल एजेंसी CPA, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, देखिए ट्रिजरी, USA की जो ब्रिटिश ट्रिजरी है, वो आपका सेंट्रल पर्सनल एजेंसी का भी काम करती है, तो A गोज टू 4, A गोज टू यहाँ पे 4 दोनों में देखिए। और नेक्स्ट चलिए, सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, 2 USA का है, देखिए सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी, तो C गोज टू 2, C गोज टू 2, तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही है, सी, ऑप्शन सी सही है। और B गोज टू 3 आपका हो जाएगा सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी, लवासना आपका अपने यहाँ का है, सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी है। 75 देखिए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, फ्रांस, USA, इंडिया, ब्रिटेन, इधर कुछ दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल रिपब्लिक, क्वासी फेडरल रिपब्लिक। सो आप लोगों को फ्रांस का पता है, फ्रांस का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पता है तो ये होगा क्वासी प्रेसिडेंशियल और क्वासी पार्लियामेंट्री, मतलब कि मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3, देखिए बी और सी और दो एलिमिनेट हो गए, तो बचा आपका बी और सी, सॉरी बी एंड डी। एंड सेकेंड देखते हैं, USA कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल, देखिए बी गोज टू 4,
एंड बी गोज टू 4, आपका बी 4 के पास जाएगा। तो देखिए बी गोज टू 4, अभी भी देखिए एलिमिनेट नहीं हुआ दोनों में से। इंडिया देखते हैं, इंडिया क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। सी गोज टू 2, सी गोज टू 2, सी, देखिए ऑप्शन आपका ये बी राइट है। अब ब्रिटेन क्या है आपका, मोनार्की है। मोनार्की कहाँ गया, ये हो गया, डी गोज टू 1। 76 देखिए, इधर लिस्ट 1 लिस्ट 2 इधर कुछ एक्ट्स दिए हैं और उनके क्या फीचर्स है उस एक्ट के थ्रू उनको बताया गया, जैसे टाट हार्टले एक्ट, लॉर्ड ला फॉलेट एक्ट, हैच एक्ट, रैम्सपैक एक्ट। सी आपका देखिए टाट हार्टले एक्ट क्या है, राइट टू स्ट्राइक, तो ए गोज टू 2। एंड लॉर्ड ला फॉलेट एक्ट, ये देखिए आपके क्या है, राइट टू ऑर्गेनाइज है, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, तो ये आपका बी गोज टू 4, बी गोज टू 4। देखिए आपका एलिमिनेशन से 2 ही राउंड में पता चल गया कि ऑप्शन 20 का राइट है। वैसे भी आप सब देख सकते हैं, हैच एक्ट, रैम्सपैक एक्ट, आपका रैम्सपैक एक्ट मेरिट सिस्टम से है, हैच एक्ट आपका क्या है, राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। तो आपका पता चल जाएगा, सब एक अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और शॉर्ट्स में लिखिए, देखिए ऐसा ही आएगा। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन किससे रिलेट है। हैच एक्ट आ गया, जैसे राइट टू स्ट्राइक था, सॉरी टाट हटले एक्ट राइट टू स्ट्राइक है, हैच एक्ट आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, रैम्सपैक एक्ट मेरिट सिस्टम से है। तो इस टाइप में आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग क्या होगा कि एलिमिनेशन से थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। 77 देखिए, देखिए इधर लिस्ट 1 में सारे कमिटीज है, उनके ईयर्स हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन कमिटी कब बनी थी। ये देखिए बहुत ही ऐसे देखिए, आप लोग लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, हार्ड नहीं आएगा, उसमें कुछ डेटा आ जाएंगे, जैसे ये सब डेटा वाले क्वेश्चन है। देखिए क्या फैक्ट्स है, अगर आपको पता नहीं है तो उसमें आप कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते। आपको पता होना चाहिए कि फल्टन कमेटी रिपोर्ट कब अपॉइंट हुआ था, कब उसने अपनी रिपोर्ट जारी किया था, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई वैसा चीज़ नहीं है कि इसमें हम कंसेप्ट लगा दें। तो देखिए जब फल्टन कमेटी रिपोर्ट है आपका 1968, 1968, ठीक। ब्रोनली कमेटी आपका हुआ था 1937, 1937। एंड फर्स्ट हुअर कमीशन आपका हुआ था, फर्स्ट हुअर कमीशन 1949, सेकेंड हुआ था 1955 में। तो ये सब आपको आइडिया लगना चाहिए। एस्टन कमेटी रिपोर्ट 1944। सो आप लोग जो भी इसके अकॉर्डिंग बनेगा ऑप्शन, उसको मान लीजिए 77 में। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा बन रहा था, फल्टन कमेटी रिपोर्ट 1968, ए गोज टू 3, ब्रोनली कमेटी 1937, 131, 31 का देखिए क्रोनोलॉजी कहाँ से आ रहा है, 31, डी आपका राइट है। एंड 71 देखिए, इधर भी सारे कमिटीज है, उनसे कुछ उनके फीचर्स बताए गए हैं, जैसे मास्टरमैन कमेटी, सेकेंड हुअर कमीशन, फ्रैंक्स कमेटी। देखिए ये 2 कमिटीज आपका कवर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पता चल जाएगा आपको क्या है, फ्रैंक्स कमेटी एंड डेविस कमेटी। देखिए जो मास्टरमैन कमिटीज बना था, वो बना था पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट को मॉनिटर करने के लिए, मास्टरमैन कमिटी। तो आपका ए गोज टू 2। एंड सेकेंड हुअर कमीशन, आपका सेकेंड हुअर कमीशन देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के लिए बना गया था सेकेंड हुअर कमीशन। बेसिकली इसमें देखिए पूरा नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट क्या दिया गया है, एक कीवर्ड दिया गया है, जैसे सेकेंड हुअर कमीशन है सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज से रिलेट करता है, मास्टरमैन कमिटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट के मॉनिटरिंग के लिए है। तो यहाँ पे आपका ए गोज टू 2, बी गोज टू 3, 2 3 का देखिए 2 3, 2 3 2 है। आगे चलते हैं, देखिए फ्रैंक कमिटीज एंड डेविस कमिटीज। फ्रैंक कमिटीज आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है। देखिए आपको आइडिया बस इतना होना चाहिए, कीवर्ड फ्रैंक कमिटी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो सी गोज टू 4, सी गोज टू 4, देखिए 2 3 4, ये वाला देखिए ऑप्शन सी आपका राइट है। एंड डेविस कमिटी 5 मेथड सेकेंड। नेक्स्ट चलिए 79 नंबर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इधर उनके कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, जिससे जो फीचर जिस कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर मैच कर रहा है उसको बताइए। देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है, सो डी गोज टू 2, देखिए डी गोज टू 2। एंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडिया का क्या है आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3।
टू, देखिए अब दो बचे। एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस इज मोर यूनिटरी अभी पढ़ाया था आप लोगों को, तो बी गोज टू फोर, बी गोज टू फोर। सो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो देखिए सब बहुत इजी जी है, आप लोग को बेसिकली याद होना चाहिए। 80 नंबर देखिए लास्ट, सिविल सर्विस स्टाफ कॉलेज, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज। देखिए ये सब बेसिकली कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऑफिसेस है, उनके ईयर बताने हैं आपका कौन सा कब बना था। देखिए ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यूएसए वाला, इसका आपको डेट पता होना चाहिए, ये टॉपिक आपका कवर हो रहा है आपका। देखिए ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट 1978 में, तो सी गोज टू वन, सी गोज टू वन। देखिए एक ही से पता चल गया आपका ऑप्शन सी सही है। तो बेसिकली आप लोग को अभी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के डेट मालूम चल जाएंगे, कौन कब बना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, सिविल सर्विस स्टाफ कॉलेज, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सब पता चल जाएगा। बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू है। तो देखिए अभी आपका जो चैप्टर 6 है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से भी कुछ चैप्टर ट्राई कीजिए, जल्दी कवर हो जाए। अगर टाइम रहा तो एग्जाम से पहले मैं भी कोशिश कर दूंगा कि सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से भी ट्राई करते रहिएगा। कहीं अगर मान लीजिए मिस हुआ, नहीं कर पाए, तो आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। तो आप लोग जो बचे हैं चैप्टर्स, उसको भी आप लोग ट्राई करते रहिए। जैसे कुछ आप लोगों के कुछ चैप्टर हैं, जैसे सोशल जस्टिस हुआ, फिर स्कीम्स वाले हुए, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें जिसमें जो ज़्यादा थोड़ा टफ है, उसको मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा। सो अभी के लिए इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कवर करते रहिए जल्दी जल्दी। सो थैंक यू।